Hello everyone, welcome to AduTab. So today we'll be discussing the recollected questions for principles and practices of banking. So this is the 8th session. You can watch the previous 7 sessions on the channel. So let's start with the first question. Under the Consumer Protection Act 2019, State Commission's pecuniary jurisdiction is where the goods and services involved in the cases are. देखो स्टेट कमीशन के पास कब केस जाएगा, जब जो वैल्यू इन्वॉल्व है गुड्स एंड सर्विसेज की वो 1 करोड़ से लेके 10 करोड़ के बीच में है। जब वो 10 करोड़ से ऊपर के केसेस होते हैं तो वो सीधा नेशनल कमीशन के पास जाते हैं। वो 1 करोड़ से नीचे के केसेस हैं वो किसके पास जाते हैं, वो डिस्ट्रिक्ट कमीशन के पास जाते हैं। और 1 से 10 करोड़ के केसेस जो हैं वो स्टेट कमीशन के पास जाते हैं। ये अच्छे से आपको याद कर लेना, ये रिपीट होने के काफी चांसेस हैं। नेक्स्ट है, which of the following option is wrong in respect of Deen Dayal Antyodaya Yojana, National Urban Livelihood Mission? So there is Urban Livelihood Mission and then there is other one that is Rural Livelihood Mission. तो इंडिया में अभी भी गरीबी बहुत ज़्यादा है, बहुत से लोग जो हैं गरीबी रेखा के स्तर से नीचे रह रहे हैं अभी भी। तो उन्हें गरीबी से बाहर निकालने के लिए हमारी ये योजना है जिसमें गरीब लोगों को सपोर्ट दिया जाता है कि या तो आप अपना खुद का काम स्टार्ट करें, हम आपको लोन प्रोवाइड करेंगे। अगर आपको स्किल्स चाहिए हम आपको स्किल्स भी प्रोवाइड करेंगे ताकि आप स्किल्ड बेस्ड काम करें। देखो अगर आप स्किल्ड बेस्ड काम करते हैं, आप पढ़े लिखे, आपके पास कोई स्किल है, आपको आसानी से नौकरी मिलेगी। अगर आपके पास कोई स्किल नहीं है, वही आप खुदाई वगैरह का काम कर लेंगे, लेबर का काम कर लेंगे, जहाँ पे स्किल की इन्वॉल्वमेंट नहीं है तो आपको ऑब्वियसली कम पैसे मिलेंगे और आप जो है गरीबी रेखा से ऊपर नहीं आ पाएंगे। तो यहाँ पे इसीलिए स्किल डेवलपमेंट और पैसे प्रोवाइड करके, आपको सपोर्ट प्रोवाइड करके आपको गरीबी रेखा के बाहर लाने की कोशिश की जाती है। तो यहाँ पे कौन सी स्टेटमेंट गलत है? पहला कि इस स्कीम के अंडर कोई भी मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन नहीं है प्रोस्पेक्टिव बेनिफिशियरीज के लिए, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। इस स्कीम के अंडर कोई भी मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन नहीं रिक्वायर्ड है, ये वाला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। Under the scheme, cases recommended by task force have to be processed by concerned bank within a time frame of 30 days. ये गलत स्टेटमेंट है। कैसे? यहाँ पे 15 डेज आएगा कि जो भी इस स्कीम के तहत केसेस रेकमेंड किए जाते हैं आगे टास्क फोर्स को, तो टास्क फोर्स के द्वारा, तो वो कंसर्न्ड बैंक्स ने उनको 15 दिन के अंदर अंदर उन्हें प्रोसेस करना है। ये वाला स्टेटमेंट गलत है। अगला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है कि जो इंडिविजुअल और ग्रुप एंटरप्राइज लोन्स हैं उनकी जो स्पॉन्सरशिप है वो करेंगे अर्बन लोकल बॉडीज। ठीक है, ये बिल्कुल सही है। और जो हमारा SEP प्रोग्राम होता है अंडर द नेशनल अर्बन लाइवलीहुड मिशन, यानी कि जो आपका सेल्फ एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम है, उसके जो बेनिफिशरीज होंगे कम से कम, उसमें जो बेनिफिशरीज हैं 30% कम से कम महिलाएं होनी चाहिए, 30 या उससे ज़्यादा। बाकी सारे स्टेटमेंट सही हैं, ये वाला गलत है। इस क्वेश्चन को मैं वन ऑफ द डिफिकल्ट क्वेश्चंस मानूंगी क्योंकि कोई भी इस स्कीम का इतना डिटेल नहीं पढ़ता है। आप बेसिक्स पढ़ लेते हैं कि पॉवर्टी रिडक्शन, एंटरप्रेन्योरशिप प्रमोट करते हैं, ये कुछ प्रोग्राम्स हैं इसके अंडर, बट यू डोंट गो इनटू डिटेल्स। तो इट्स ओके इफ यू लीव दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस और आप तुक्का लगा लें तो चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। द एक्ट प्रिस्क्राइब्स दैट एनी पर्सन फाउंड गिल्टी ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग शैल बी पनिशेबल विद। एक्ट किसकी बात हो रही है? प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट। ये क्या पनिशमेंट बताता है मनी लॉन्ड्रिंग के लिए? या 3 से 7 साल की जेल होती है, या 3 से 10, या 3 से 6। फाइन कितना लगता है? 5 लाख या 7 लाख। तो यहाँ पे अगर आप गिल्टी पाए जाते हैं प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के अंदर, तो आपको 3 से साल की रिग्रेस पनिशमेंट मिलती है, इम्प्रिजनमेंट मिलती है विद अ फाइन अप टू 5 लाख रुपीज। ठीक है, लेकिन अगर आप किसी नारकोटिक्स वाले केस में पकड़े जाते हैं, NDPS एक्ट लगता है, तो 10 साल तक की सजा भी हो सकती है। लेकिन बेसिकली 3 से 7 साल विद 5 लाख रुपीज का फाइन। अगला है अ डिटेल्ड लिस्ट ऑफ शिप्स कार्गो इन द फॉर्म ऑफ रिसीट गिवन बाय द मास्टर ऑफ द शिप टू द पर्सन कंसाइनिंग द गुड्स। मान लो मुझे जो है यहाँ इंडिया से गुड्स भिजवाने हैं इराक भिजवाना है मुझे, तो मैं हो जाऊंगी कंसाइनर। मेरा सामान जा रहा है ना, तो आई एम द कंसाइनर और द शिपर, और मैं जिस के द्वारा भिजवा रही हूँ वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा कैरियर। तो ये कैरियर मेरे को एक डिटेल्ड लिस्ट प्रोवाइड करेगा कि ये सामान जा रहा है, ये लिस्ट है, ये लीगल डॉक्यूमेंट मुझे देता है। उस लीगल डॉक्यूमेंट को बोला जाता है बिल ऑफ लेडिंग।
बिल ऑफ लेडिंग बोला जाता है, ये लीगल डॉक्यूमेंट है। चाहे आप शिप में भिजवा रहे हैं, चाहे प्लेन में भिजवा रहे हैं, किसी भी मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन को आप यूज कर रहे हैं, आपको बिल ऑफ लेडिंग मिलता है। ये एक लीगल डॉक्यूमेंट है जो कि कैरियर शिपर को देता है, ठीक है, कि कहाँ पे डेस्टिनेशन है, किस टाइप का, किस क्वांटिटी का सामान हम कैरी कर रहे हैं, तो कंसाइनर को मिलता है शिप कैरियर के द्वारा। कैरियर शिपर को देता है या फिर कंसाइनर को देता है, ठीक है। तो प्रॉपर ये डॉक्यूमेंटेशन है, शिपमेंट के लिए रिक्वायरमेंट होती है इसकी। अगला है ए एंड बी आर मेंटेनिंग एन आइदर और सर्वाइवर अकाउंट। ए और बी है, इनका एक आइदर और सर्वाइवर अकाउंट है, और डी इनका नॉमिनी है, और सी जो है ए का बेटा, ये एयर है, लीगल एयर है, वारिस है ये पैसे का। अब ए और बी की डेथ हो जाती है, तो अब नॉर्मली क्या होता है, नॉर्मली हमारे पास ये होना चाहिए कि जो पैसा है वो डी को मिल जाएगा, नॉमिनी को। जब डी को पैसा दे देगा बैंक, उसकी अपनी लाइबिलिटी डिस्चार्ज हो जाएगी, ठीक है, लाइबिलिटी खत्म हो जाती है। लेकिन इस केस में क्या हुआ है, सी ने जो है, जो ए का बेटा है, उसने एक लीगल कोर्ट नोटिस भेज दिया है अपने एडवोकेट के द्वारा बैंक को कि ये नॉमिनी को पेमेंट नहीं मिलना चाहिए। तो बैंक क्या करेगा, यू व्हाट विल यू डू, आप कौन है, आप बैंक हैं, आप बैंक के एम्प्लॉय हैं, आपके पास नोटिस पहुंचा, आप क्या करेंगे, आप तो पैसा नॉर्मल कोर्स ऑफ एक्शन में क्या होता, आप डी को पैसा दे देते जो कि नॉमिनी होता, ठीक है। नॉमिनी क्या होता है, नॉमिनी एक तरीके से ट्रस्टी होता है उस पैसे का जो इनके मरने के बाद डी को मिला, ही विल बी ट्रस्टी ऑफ दैट मनी, क्योंकि लीगल एयर कौन है, वारिस तो सी है। लेकिन इस केस में क्या हो गया, पैसा देने से पहले ही सी ने केस कर दिया कि ये पैसा आप नहीं दे सकते हैं डी को। तो इस केस में हमेशा बैंक को अगर कोर्ट नोटिस आ गया है तो पेमेंट टू डी विल बी स्टॉप्ड। नॉर्मली क्या होता है, नॉर्मली आप डी को पैसा देते और आपकी वैलिड डिस्चार्ज हो जाता बैंक की लाइबिलिटी का, लेकिन इस केस में कोर्ट नोटिस आ चुका है, तो जहां पे कोर्ट नोटिस आ गया तब आपको पेमेंट रोकनी पड़ेगी। अदरवाइज अगर ये झंझट ना होता फिर आप डी को पैसा देते, चाहे लीगल एयर है कोई भी होता, आप पैसा डी को देते। लेकिन यहाँ पे कोर्ट नोटिस है तो आपको पेमेंट को रोकना पड़ेगा, और जो कोर्ट वर्डिक्ट देगा उसके हिसाब से आप पेमेंट रिलीज करेंगे। अगला है ऑन 27/9/2018। देखो 27 सितंबर 2018 को आपके पास चेक आया, लेकिन उसमें गलती से कस्टमर ने 2018 की जगह 2017 लिख दिया है, ठीक है। और अब इस केस के अंदर आपको चेक रिटर्न करना पड़ेगा, लेकिन चेक रिटर्न करते हुए आप क्या रीजन देंगे, क्या वजह देंगे उस चेक को रिटर्न करने की, आप वजह देंगे कि ये स्टेल चेक है, क्योंकि ये तो 1 साल पुराना है, इस डेट के 3 महीने तक ये चेक वैलिड था। अब आपने गलत डाल दिया, लेकिन बैंक तो ये देखेगा ना कि ये तो वैलिड ही नहीं है, 1 साल हो गया इस चेक को, और 3 महीने तक वैलिड होता है। पोस्ट डेटेड चेक होता कि यहाँ पे 2019 डाल दिया होता, फ्यूचर डेट डाल दी होती है। ये स्टेल चेक है, पुराना चेक है, कहीं कटा फटा कुछ नहीं है, तो म्यूटिलेटेड और डैमेज नहीं है ये एक स्टेल चेक है, इस कारण से इसे रिटर्न करना पड़ेगा आपको। अगला है रिलेशनशिप बिटवीन द बैंक एंड कस्टमर इन केस ऑफ गुड्स लेफ्ट बाय मिस्टेक इन द कस्टडी ऑफ बैंक। मैं बैंक गई थी किसी काम से और मेरा वहां पे कुछ सामान छूट गया, वो बैंक की कस्टडी में है, तो वो जो सामान मेरा बैंक के पास है उसने किस कैपेसिटी में उस सामान को होल्ड किया है, तो उसने होल्ड करना है एज अ ट्रस्टी। तो यहाँ पे बैंक होगा ट्रस्टी और कस्टमर होगा बेनिफिशियरी। तो पेपर में ये जरूर याद रखना है कस्टमर एंड बैंक लिखा है या बैंक एंड कस्टमर लिखा है, क्योंकि कस्टमर एंड बैंक लिखा होता तो बेनिफिशियरी एंड ट्रस्टी होता है इसका आंसर, लेकिन बैंक एंड कस्टमर लिखा है, बैंक ट्रस्टी होगा उस सामान का और कस्टमर बेनिफिशियरी है, ठीक है। चलिए, व्हाट इज द मिनिमम एज ऑफ द सब्सक्राइबर इन अटल पेंशन योजना। तो अगर आप अटल पेंशन योजना में सब्सक्राइब करना चाहते हैं तो योर मिनिमम एज शुड बी 18 एंड मैक्सिमम एज इज 40। एंड इसका जो बेनिफिट है आपको 60 ईयर्स की एज में मिलना जाके शुरू होता है। तो एटलीस्ट सरकार चाहती है कि आप 20 साल तो कंट्रीब्यूट करें इस योजना में, तो मिनिमम 18 टिल 40 आप इसमें कंट्रीब्यूट कर सकते, मिनिमम ज्वाइन करने की। ज्वाइन आपको 18 से 40 साल की उम्र में करना है, ठीक है। उसके बाद आप कंट्रीब्यूट करते रहते हैं टिल यू गेन द एज ऑफ 60, जिसके बाद आपको पेंशन मिलनी शुरू हो जाती है, ठीक है। चलिए, DNRLM दीनदयाल अंत्योदय योजना नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन, पहले अर्बन की बात की है हमने, अब रूरल की बात करते हैं। कहते विल हैव बोथ मेन एंड विमेन इन द सेल्फ हेल्प ग्रुप्स ओनली फॉर ग्रुप्स टू बी फॉर्म्ड विद
देखो, नॉर्मली जो NRLM है वहाँ पे सेल्फ हेल्प ग्रुप्स में विमेन होती हैं, लेकिन कुछ ऐसे ग्रुप्स भी अलाउड हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, जहाँ पे मेन अलाउड हो सकते हैं। लेकिन वो कब अलाउड होंगे? जब ये ग्रुप फॉर्म होगा विद पर्सन विद डिसेबिलिटीज, एल्डर्स एंड ट्रांसजेंडर्स। तो ऑल ऑफ द अबव है इसका आंसर, normally women, but if the group is formed with person with disabilities, elders and transgenders, तो वहां पे women and men both will be allowed in the self help group. अगला क्वेश्चन है, mortgagee enjoys the income of the mortgaged property in case of which mortgage? देखो, ये क्वेश्चन बोल रहा है कि मान लो ये राम है और ये है आकाश। तो राम जो है इसने अपनी, इसके पास मॉर्टगेज करवा दी प्रॉपर्टी, इसको पैसे की जरूरत थी कि आकाश ने इसको पैसे दे दिए। अब इस टाइप की मॉर्टगेज में क्या हो रहा है, ये जो प्रॉपर्टी राम ने आकाश के पास गिरवी रखी है, इस पे राम को रेंट आता था, लेकिन अब मॉर्टगेज करने के बाद ये रेंट भी मॉर्टगेजी यानी कि आकाश को ही मिल रहा है। तो ये कौन से प्रकार की मॉर्टगेज है जिसमें बेनिफिट ऑफ द प्रॉपर्टी, इनकम ऑफ द प्रॉपर्टी मॉर्टगेजी के पास जाना शुरू हो जाता है जब तक कि लोन ना चुकाया जाए? यू है यूजोफ्रैक्चरी मॉर्टगेज। कौन सी मॉर्टगेज है? यूजोफ्रैक्चरी मॉर्टगेज। लास्ट क्वेश्चन, हु कैन नॉट बी द पार्टनर्स? यानी कि पार्टनरशिप फर्म की बात हो रही है, कौन पार्टनर नहीं बन सकते हैं? तो HUF कैन नॉट बी द पार्टनर, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। ठीक है, सो दैट्स इट फॉर टुडे। अगर आपको कोई भी जानकारी चाहिए, कोई हेल्प चाहिए, इवन कोई सजेशन भी है, आप हमें कॉल या मेल कर सकते हैं। एंड और कोई भी आप कमेंट सेक्शन में कुछ कमेंट करके कुछ भी क्लैरिफिकेशन चाहें तो वो भी आप कर सकते हैं। दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू सो मच।